ऐसे दौर में जब सारी चीजें आपको टेक्निकली आपके हाथों में है, हम बिजनेस भी टेक्निकली कर रहे हैं, वो भी हाथों में कर रहे हैं, मोबाइल फोन के थ्रू कर रहे हैं। ऐसे समय पे आपको ये जानना होगा कि आप अपने आप को कैसे आगे लेके जाते हैं, और आपको आगे जाने के लिए नई टेक्नोलॉजी से मीट करना पड़ता है। आपको धीरे धीरे करके इन चीजों में घुसना होता है। हमारे साथ ऐसे ही एक बहुत ही सक्षम सक्सेसफुल व्यक्ति हैं जो हमारे अलवर शहर के हैं। अलवर राजस्थान का एक गेटवे ऑफ राजस्थान कहा जाता है, जिसको एक बहुत ही प्यारा शहर है। और एक छोटे से शहर से निकल के आज हमारे साथ योगेंद्र जी हैं। टेक्निकल योगी के नाम से आपने इनको यूट्यूब पे देखा होगा। ये एक बहुत बड़े ब्रांड है, यूट्यूब इंडिया के भी पार्टनर में हैं और बहुत सारी चीज़ों में ये इनका बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये अपने आप को इन्होंने सोशल मीडिया पे परफॉर्म किया है। योगेंद्र जी हमारे साथ हैं। मैं उनके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि एक लड़का जो जहाँ पे अलवर में पूरी तरीके से हिंदी को भी हम नहीं एब्जॉर्व कर पाते हैं, अपने आप को ले नहीं पाते हैं, ऐसे जगह पे जब कोई एक लड़का जो लंदन में जाके और गूगल के समिट्स में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है और वहां पे जाके अपने देश का, अपने शहर का, अपने राज्य का नाम रोशन करता है, तो एक बहुत अच्छा लगता है। एक ऐसी चीजें हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि समय के साथ साथ आपको समझनी पड़ती हैं कि टेक्नोलॉजी के सहारे, मोबाइल फोन के सहारे कोई आदमी गूगल जैसे बड़ी टेक कंपनियों को बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है, बहुत अच्छे से लाइसेंस हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के से मिलना हमारा सौभाग्य रहा है। तो मेरे साथ हैं टेक्निकल योगी जी। चैनल पे 2 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं। और बात मिलियंस की नहीं है, बात इसकी है कि आप उसको कितना आगे तक ले गए। आप न सिर्फ आप उसमें रहें कि आपने मिलियंस में बनाए सब्सक्राइबर, उसके अलावा आप गूगल के साथ में भी आप कर रहे हैं। सर कुछ बताएं आप नए लड़कों के लिए, नए लोगों के लिए जो मोबाइल के सहारे में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, चाहे टेक में जाना चाहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू लाइक उनका कंटेंट क्रिएशन में है, उनके लिए कुछ बताएं सर। फिर आपकी जर्नी की बात करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं तो सर। देखिए मेरा मानना ये है कि जब हम कोई भी वर्क स्टार्ट करेंगे, जब पहले करते थे वर्क, चाहे वो हमारी कोई सर्विस हो सकती है, हमारा कोई प्रोडक्ट हो सकता है, या हमारा खुद का टैलेंट हो सकता है। आज का जो टाइम है वो डिजिटल का है। तो अगर आप या तो कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या तो आपका कोई प्रोडक्ट है, या तो आपके अंदर कोई टैलेंट है, अगर आप डिजिटली नहीं है तो आपकी एक है ना पहचान नहीं है डिजिटली, तो आपको ना लोग पहचान नहीं पाएंगे। पहले की अगर बात करें तो पहले अगर हम आजादी के दौर की भी बात करें तो होता क्या था कि हमारे मैसेज जो कन्वे होते थे वो काफी टाइम बाद हो पाते थे। जलियांवाला बाग में जो भी वो हुआ वो इसीलिए हुआ कि मैसेज बहुत बाद में गया कि अब पब्लिक गैदरिंग बंद कर दी है। लेकिन आज डिजिटली हम मैसेज को तुरंत पहुंचा सकते हैं, ना केवल भारत में, पूरी की पूरी दुनिया में। और जो हम बचपन से पढ़ते आए थे वसुधैव कुटुंबकम की पूरी दुनिया हमारा परिवार है, वो पॉसिबल सा लगता है कि हाँ भाई मैं यहाँ बैठ के अपनी बात अमेरिका वालों को भी सुना सकता हूँ और लंदन वालों को भी सुना सकता हूँ। तो आप किसी भी लाइन में हैं, चाहे भले ही आप कोई प्रोडक्ट है आपके पास, या सर्विस है, या तो कोई टैलेंट है, तो मैं ये कहूँगा कि उसको आप डिजिटली जरूर लेकर आइए। दूसरा, सोशल मीडिया जो है ये 2 तरीके का है। या तो आप सोशल मीडिया पे कंटेंट को कंज्यूम करेंगे और आप सिर्फ व्यूअर बने रह जाएंगे और अपना टाइम पास करेंगे, या आप एक क्रिएटर बनेंगे और उससे आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। वो आपका चॉइस है कि आपको क्या करना चाहिए। मेरा चॉइस ये था कि भाई सोशल मीडिया पे मैं कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ और मैं लोगों की हेल्प कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने ये चुना कि मैं लोगों को यही सिखाता हूँ कि डिजिटली कैसे आया जाता है, और मैंने उसी को आगे बढ़ाया। बहुत अच्छा। वो वही वाली बात है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो कर लो दुनिया मोबाइल में। उस मोबाइल के सहारे आप सर अलवर में, जितना मैं अलवर शहर को जानता हूँ, राजस्थान का गेटवे ऑफ राजस्थान दिल्ली से 150 किलोमीटर के आसपास है। फासले कम है दिल्ली से 150 किलोमीटर के, पिछड़ापन दिल्ली से ज्यादा है।
दिल्ली और 150 किलोमीटर का की जो दूरी है उसे आप किलोमीटर में तो 150 मानते हैं, पर ऐसे देखा जाए तो 20-25 साल पीछे जो ये शहर चलता था, अभी जब आपने शुरू किया था उस टाइम शायद और पीछे होगा। सर आपको ये इन सब चीजों के बारे में ऐसा कैसे कब लगने लग गया कि आपको आना चाहिए, आपको वीडियोस बनानी चाहिए, आप टेक वीडियोस बनाने लग गए उस दौर में? सर कैसे शुरुआत हुई? बेसिकली क्या था कि मैं मीडिया का बंदा हूँ। बेसिकली मीडिया से मैंने पढ़ाई की, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन से मेरी पढ़ाई रही है। और जब मैंने मीडिया शुरू किया तो मेरा मीडिया से पढ़ाई करने का जो मकसद था वो ये था कि मैं एक मैसेज, लोगों का मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंचाऊंगा, गवर्नमेंट का मैसेज लोगों तक पहुंचाऊंगा, और उसमें मैं अपनी आजीविका भी बना लूंगा, मैं रेवेन्यू भी जनरेट कर लूंगा। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली ये काम करने गया तो मुझे लगा कि जो मैंने किताबों में पढ़ा था वो प्रैक्टिकली बिल्कुल अलग है। उसी वक्त 2016 में जियो आया और मुझे लगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो आने वाले टाइम का है। यानी मुझे वहीं पे एक फीलिंग आई कि आने वाला टाइम शायद डिजिटल का होगा। तो मैंने कहा ये सही टाइम है कि अभी इसमें एंट्री हम करते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में जब आप कोई नई चीज में एंट्री करते हो तो लोग आपके आसपास के आपको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि उनको जो आपको कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि आगे बढ़ेगा, इसमें आप कुछ कर पाएंगे, वो सोच नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरा ये था कि मैं शुरू से जो मेरे फ्रेंड्स थे वो सब इंजीनियर थे। हम लोग इंजीनियरिंग नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। मैं बहुत पुअर फैमिली से आता था, और तो मैंने जितनी भी पढ़ाई की सब डिस्टेंस लर्निंग से की। हाँ, पढ़ाई का मैं शौकीन था, तो मैं एक ऐसा था पढ़ने में कि सिलेबस में अगर 10 बुक है तो मैं 100 बुक और अलग से खरीद के पढ़ूंगा। तो ऐसा मेरा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फिर डिजिटल जो मीडिया है इसमें एंट्री करते हैं। अब दूसरी बात ये थी कि हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि उस वक्त स्टार्ट हुआ था तो हम जैसा भी क्वालिटी में कंटेंट बनाते थे चलता था। तो मेरे पास एक 10,000 का मोबाइल था, मैंने उसी से स्टार्ट कर दिया। हालांकि आज बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन मैंने उस टाइम कहा कि ठीक है मैं करता हूँ। और अब बात थी कि एडिटिंग सीखना, ये सारी टेक्निकली चीजें, लाइट है, कैमरा एंगल, तो इन सब के लिए भी कोर्स वगैरह करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैंने सब ट्रायल एरर कर करके सीखा, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आती है कि दुनिया में कोई भी चीज बनी है वो सबसे पहले जिसने स्टार्ट की होगी उसने ट्रायल एरर कर करके की होगी। तो मैंने वही मेथड यूज किया और ट्रायल एरर कर करके मैं सीख गया। तो आपकी बातों में किताबें दिखती भी हैं, आपसे जितनी बातें की जाए आप हर बात को डेप्थ तक ले जाते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि जो आदमी पढ़ता है वो उसको उसकी गहराइयों को पता होता है, और वो गहराइयां आप में दिखती हैं। और आपने ऐसा कहा कि ट्रायल एरर की बात की, ट्रायल जो आपने अगर गलतियां नहीं करी तो आप नया कुछ नहीं सीखते हैं। बिल्कुल, आपको जो भी आप सीखते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। मैक्सिमम जीवन में जितने भी लोग देखे गए हैं, चाहे बड़े से बड़े साइंटिस्ट हुए या फिर जो भी, वो उन्होंने गलतियां की, फिर उन गलतियों से उन्होंने सीख ली। सो बहुत ही अच्छी बात है। सर, जो नए लड़के हैं, जो नए लड़के रोज क्या करते हैं कि एक कैमरा खरीद लेते हैं, एक स्टैंड खरीद लेते हैं, एक फोन ले लिया और वो कुछ कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, क्या कहेंगे सर उनको? देखिए क्या करना चाहिए? सोशल, बिल्कुल मैं इसको पूरा एकदम ना विस्तार से बात करते हैं इस पे। डिजिटल जो मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आज जितना भी सोशल मीडिया है सबसे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि 98% लोग फेल हो जाते हैं, सिर्फ 1-2% लोग ही सफल होते हैं। और उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि जो 98% फेल हो जाते हैं उनके पास कोई स्ट्रेटजी होती है, ना कोई प्लानिंग होती है, ना वो अपनी एक्सपर्टीज को रिकॉग्नाइज करते हैं कि उनकी क्या एक्सपर्टीज है। वो कंटेंट देखते हैं किसी का, इंस्पायर होते हैं, जस्ट देन स्टार्ट कर देते हैं, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कोई भी व्यक्ति, आज के टाइम की बात कर रहा हूँ क्योंकि आज बहुत सारा कुछ ज्ञान हमारे पास डिजिटली हमारे मोबाइल में है, तो किसी भी कैटेगरी को लेके, कोई भी कैटेगरी हो, फाइनेंस की हो सकती है, वो एजुकेशन की हो सकती है, वो डिजिटल हो सकती है, हेल्थ की हो सकती है, फिटनेस की हो सकती है, कोई भी कैटेगरी के ऊपर 10 से 15 कंटेंट मेरे दिमाग में हमेशा रहेंगे हर व्यक्ति के। और अगर मैं उसमें प्लानिंग नहीं करूंगा और मैं स्टार्ट कर दूंगा तो 10, 15, 20 कंटेंट बनाने के बाद मेरा कंटेंट खत्म हो जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो सक्सेस की मेन की है वो कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, आपको सोशल मीडिया पे कोई पूछेगा भी नहीं, लोग भूल जाएंगे। तो हमेशा मैं कहता हूं उन लोगों से कि जब भी आप स्टार्ट करते हो, ऐसा नहीं कि आप किसी से इंस्पायर हो और आपने सोचा कि यार मैं भी ऐसा ही बना लूंगा, तो गलती है आपकी, नहीं बन सकते। आपको अपनी एक्सपर्टीज देखनी पड़ेगी
आपको पर्टिकुलर एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक 100 मीटर की दौड़ नहीं है, पूरा मैराथन है। आप अपना करियर चुन रहे हो जो आपको लाइफ टाइम करना है, तो आपको देखना पड़ेगा मैं कौन सी कैटेगरी चुनूं, इस पे मेरी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दूसरा, किसी से इंस्पायर होना अच्छी बात है, बट जब मैं क्रिएट करूंगा तो मैं अपना क्या वैल्यू एड करूंगा, ताकि व्यूअर को लगे कि जो नया पर्सन मार्केट में आया है, जो कंटेंट को प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अंदर कोई यूनिक बात है, तभी वो आपको फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और इसी वजह से 98% लोग फेल हो जाते हैं। आने वाला टाइम YouTube में अगर देखा जाए, स्पेशली YouTube की बात करें, आने वाला टाइम YouTube के किस पोर्शन में ज्यादा हावी रहेगा? मैं आपका क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पाया। टेक वीडियोस, कंटेंट क्रिएशन में लाइक कॉमेडीज हो गई, इस तरीके से अगर स्पेसिफिकेशन करा जाए तो कौन सा सेगमेंट ज्यादा आगे की तरफ ज्यादा? देखिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि आदमी को एंटरटेनमेंट हमेशा चाहिए जीवन में, नॉलेज भी हमेशा चाहिए। टेक्नोलॉजी तो अपने आप को ही चेंज करती रहती है, तो वो हमेशा चेंज होती रहेगी। एजुकेशन भी चाहिए। एजुकेशन के क्षेत्र में जो YouTube ने काम किया वो बिल्कुल अलग ही है। आप कोरोना में देखो, जहां लोग को पढ़ने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, सब लोग पढ़े। दूसरा, एक और बहुत बढ़िया काम किया YouTube ने कि टीचर जो था, जो कहीं पढ़ाता था किसी कोचिंग में बहुत कम पैसे में, वो जब ऑनलाइन आया तो उसका एक तो इन्वेस्टमेंट कम हुआ, पैसा उसका ज्यादा बना। इवन जो गांव में कहीं बच्चा पढ़ता था, उसे शहर में जाना पड़ता था कोचिंग के लिए, वहां रूम लेके रहना पड़ता था, पैसा जो लगता था उसको वो ऑनलाइन बहुत इजी वे में, सस्ते में या फ्री में मिल गया। तो दोनों का बेनिफिट हो गया। तो आप किसी भी तरह का कंटेंट बनाइए, अगर आपके कंटेंट में कोई यूनिक बात होगी, आप अपनी बात को एक अलग तरीके से कह पाएंगे, तो आने वाले टाइम में हर तरह का कंटेंट कंज्यूम किया जाएगा। टेक्निकल योगी या फिलोसफर योगी? ये तो मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग हो जाती है। तो अगर पर्सनल मानी जाए तो हाँ, मैं थोड़ा सा दार्शनिक विचार रखता हूँ, लेकिन जब प्रोफेशनल आएगा तो प्रोफेशनल में मैं टेक्नोलॉजी वाला वही टीचर रहूंगा जो टैग और डिजिटल के बारे में आपको बताता रहूंगा। बिल्कुल। आपकी चीजें हमेशा से लोगों के लिए इंस्पिरेशन रही है, लोग देखते हैं और उन चीजों को देख के कुछ ना कुछ, जैसे कि आपकी आज की वीडियो देख के कई सारे लोग लड़के उस तरीके से बढ़ना चाहेंगे। कंटेंट क्रिएशन में यूट्यूब पे आपको कंटिन्यूटी रखने में कुछ टिप्स ऐसे होते हैं जो आपको, जैसे कि लगातार किसी ने 10 दिन वीडियो बनाया, 15 दिन वीडियो है, 1 महीने वो फेलियर बढ़ता जाता है, फिर क्या करता, लास्ट में आदमी काम करना छोड़ देता है, नहीं कर पाता। क्या करना चाहिए सर ऐसे समय में जब आपको सक्सेस नहीं मिल रही हो यूट्यूब पे, बेसिकली बात की जाए? तो देखिए, सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले तो बता दिया कि सक्सेस मिलेगी क्यों नहीं, और 98% लोग फेल ही क्यों होंगे, उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, और जिनके पास स्ट्रेटजी नहीं होती वो हर चीज में फेल हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलर कि एक इंसान का मोटिवेशन कैसे टूट जाता है, उसको लगता है कि एक तो कंपटीशन बहुत है, दूसरा उसे लगता है कि यार मुझे 3 महीने से मैं कंटेंट बना रहा हूँ बट मुझे वो चीज नहीं मिली जो मेरे को चाहिए। मैं उस व्यक्ति से एक बात पूछता हूँ कि अगर आपको 8-10 हजार रुपए की जॉब भी करनी है, कंपटीशन तो वहां भी बहुत है, आप उसके इंटरव्यू के लिए जाएंगे वहां भी लाइन लगेगी। दूसरा, अगर मान लो आपको एक सपोज टाइप राइटर ही बनना है आपको, तो टाइप राइटर बनने के लिए आपको थोड़ी बहुत सैलरी मिलेगी और वो भी सीखने में आपको कई साल लगेगा, तो टाइम तो वहां भी लगेगा। तो आप YouTube पे क्यों सोचते हो कि रातों रात मैं अमीर बन जाऊं? यहाँ भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा। आपको सक्सेस जितनी बड़ी चाहिए उतनी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, YouTube एक फुल टाइम करियर है, इसे पार्ट टाइम समझना कि यार ठीक है आज मैं फ्री हूं तो चलो कंटेंट बना लेता हूं, कल मैं फ्री हूं कंटेंट, ऐसे नहीं चलेगा। इसको आपको एज ए जॉब पूरा डेडिकेटेड होके काम करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी यहाँ पे मेन है। जैसे मान लीजिए एक शॉपकीपर है, वो अपनी शॉप रोज ओपन करता है, बाई चांस कभी ऐसा होता हो, कोई रेयर केस में कि उसकी शॉप ओपन ना हो, अदरवाइज वो रोज ही ओपन करता है। अगर मान लो कोई जॉब भी करता है तो वो भी मंडे टू सैटरडे जॉब करता है, सिर्फ सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है उसकी। तो YouTube पर भी आपको ऐसे ही अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। मेरी जहां तक बात है, मैं हमेशा, आपने देखा होगा मेरी कंसिस्टेंसी आज तक ब्रेक नहीं हुई, मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, एक भी दिन आज तक ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मेरा कंटेंट ना आया। मतलब रेगुलर रहना चाहिए, रेगुलर बिल्कुल, तभी क्योंकि आज के जमाने में होता है कि यही टाइम स्पेशल है कि इस टाइम पे आप करिए तो ज्यादा वीडियोस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समय का ऐसा हो सकता है कि 2 तरह के कंटेंट होते हैं, एक होता है एवरग्रीन टॉपिक और एक होता है ट्रेंडिंग टॉपिक। तो अगर आप एवरग्रीन टॉपिक पे काम कर रहे हैं तब तो आपको एसईओ बहुत अच्छा करना पड़ेगा और आपका प्रेजेंटेशन और डीप रिसर्च उस पर होना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज सर्च से देखी जाती है, देखिए डिजिटल में ये बहुत डीप बात मैं आपको बता रहा हूँ, 2 तरह की ऑडियंस है। एक वो जो सर्च करके देखती है, क्योंकि YouTube आज वर्ल्ड का 2nd नंबर का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, और एक वो ऑडियंस है जो ऐसे ब्राउज करके जो सामने आ जाता है इंटरेस्टिंग लगता है उस पर क्लिक कर लेती है। तो जो एवरग्रीन कंटेंट है वो लोग देखेंगे जो सर्च करके देखते हैं, उनको पूरा नॉलेज चाहिए। तो जब भी आप एवरग्रीन कंटेंट पे काम करते हैं, आपका रिसर्च डीप होना चाहिए, प्रेजेंटेशन काफी अच्छा होना चाहिए, और अगर आप उस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हैं तो फिर आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करना पड़ेगा।
बस एक चीज ध्यान रखें कि ट्रेंडिंग टॉपिक आप तुरंत बना दीजिए, एवरग्रीन टॉपिक जब आपकी रिसर्च कंप्लीट जाए तब बना दीजिए। ये आपकी बातों में मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कुछ बातें ऐसी है कि जैसे कि लंदन की आप लंदन ड्रीम्स या अलवर की कचौरी। देखो ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी अपनी जगह बहुत बढ़िया है। मैं अलवर का हूँ तो बिल्कुल मैं अलवर से प्यार करता हूँ, भारतवासी हूँ तो भारत को प्यार करता हूँ। दुनिया घूमना एक मेरा ये था कि मैं दुनिया को जानूं कि दुनिया में और क्या हो रहा है, और जैसे मैंने पहले बताया कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, तो मुझे अपने परिवार से तो मिलना ही चाहिए। नहीं, अभी आप पिछले दिनों लंदन गए थे गूगल के कुछ उसमें, उसके कुछ खास उसमें जो हुआ हो जो आप चाहें कि शेयर करें यहाँ पे, मैं भी चाहूंगा कि आप यहाँ बताएं ताकि उससे लोग भी समझें, सीखें और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। देखिए पहली बात तो मैं गूगल का एक ऑफिशियल वीडियो कंट्रीब्यूटर हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वहाँ हमने एक एनडीए साइन किया हुआ है, तो कुछ चीज़ें तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ। बेसिकली कंट्रीब्यूटर क्या होता है, तो कंट्रीब्यूटर ये होता है कि गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है कि जो आदमी भगवान को भी नहीं जानता, मतलब नास्तिक है, वो गूगल से जुड़ा हुआ है। जो आदमी भगवान से जुड़ा हुआ नहीं वो भी गूगल से जुड़ा है, इतनी बड़ी है गूगल। तो गूगल क्या करती है कि अपने हर कंट्री में कुछ पिलर्स रखती है अपने अलग अलग प्रोडक्ट के, जैसे यूट्यूब उसका एक प्रोडक्ट है, फिर गूगल मैप उसका एक प्रोडक्ट है, फिर फाइल्स बाय गूगल उसका एक प्रोडक्ट है, गूगल क्रोम उसका एक प्रोडक्ट है, गूगल पे एक प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट है। तो हर प्रोडक्ट के कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनमें यूट्यूब का मैं हूँ इंडिया में, ऐसे अलग अलग कंट्रीज में वो अलग अलग प्रोडक्ट के एक्सपर्ट्स और वीडियो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। गूगल क्या करता है, जब भी कोई अपडेट करनी होती है उसे या कोई नया फीचर लेके आना होता है, तो अपने कंट्रीब्यूटर से एक फीडबैक लेता है। उसको इसलिए करना पड़ता है कि मैं इंडिया से अगर बात करूं तो मैं बता सकता हूं कि इंडिया के लोगों को इस प्रोडक्ट में क्या चाहिए। अफ्रीका की कुछ और डिमांड हो सकती है, किसी और कंट्री की कुछ और डिमांड हो सकती है, तो हमसे वो फीडबैक लेते हैं और हमको बताते हैं कि आगे हम ये करने वाले हैं। उस तरह की हमारी कुछ चर्चा होती है। इसमें गूगल क्या करता है, हर साल एक बड़ा शिखर सम्मेलन करवाता है, जिसको हम गूगल समिट बोलते हैं। तो अगर 2022 की बात करें तो रीजन वाइज उसने करवाया था, जैसे एशिया में करवाया था, तो एशिया का जो करवाया था वो सिंगापुर में करवाया था, जहां पे मैं गया था और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और एशिया के और अलग अलग जो कंट्रीज है, करीब 40 कंट्रीज के लोग वहां पे आए थे। इसके बाद अगर बात करें 2023 की, तो ग्लोबल लेवल पे समिट करवाया था लंदन में, जहां पे एशिया के बाहर की कंट्रीज के भी जो लोग थे वो मतलब एक ही ग्लोबल में आगे अलग अलग रीजन वाइज नहीं करवाया। तो हर साल क्या करवाता है वो रीजन वाइज सबमिट करवाता है, जैसे एशिया में करवाया, अफ्रीका में करवाया, फिर यूएस कनाडा में करवा लिया, यूरोप में करवा लिया, और कभी कभी ग्लोबल करवाता है। तो हम वहां पे जाते हैं, अलग अलग कंट्री के लोग आते हैं, हमें गूगल बताता है कि हमारे आने वाले जो फ्यूचर प्लानिंग है वो ये है, अभी तक हमने ये किया है, हम उनकी बात सुनते हैं, वो हमारी सुनते हैं, और फिर जाके कोई नया प्रोडक्ट पे इंप्रूवमेंट होता है। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अच्छा, ये सारी जो जानकारी है ये बहुत काम आएगी नौजवानों को, जो लोग यूट्यूब पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया को अपने करियर का एक अंग बनाना चाहते हैं। तो सर कुछ खास टिप्स, स्पेशली ये अक्सर देखा जाता है कि एक चैनल पे लोग 2-3 तरह की क्रिएशंस करने लग जाते हैं। लाइक उसमें किसने उसी चैनल पे कॉमेडी डाल दी, उसी पे टेक डाल दिया, उसी कुछ इन्फॉर्मेटिव डाल दी। तो ऐसी चीजें मल्टी, क्या यूट्यूब इसमें कुछ ऐसा है कि यूट्यूब का है कि भाई आपने एक डाल रहे हो तो आप उसी को आगे बढ़ाएं, या फिर मतलब स्पेसिफिकेशन होता है कुछ? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मान लो सपोज मैंने एक दुकान ओपन करी और मैं उस दुकान में सिर्फ किराना का सामान बेचता हूँ, किराना का सामान बेच रहा हूँ, 2 दिन मैंने किराना का सामान बेचा, अब मैंने किराने का सामान तो कर दिया बंद, अब मैं आइसक्रीम बेचने लग गया। तो 2 दिन कस्टमर को मैंने ट्रस्ट बनाया कि मैं किराना भाई मुझसे लो, अब वो आए, तीसरे दिन मैंने कहा मैं तो बेचना बंद कर दिया भाई, मैं तो आइसक्रीम बेचता हूँ। तो वो लोग कहेंगे यार हम तो नाराज हो गए, या 10 लोगों में से चलो 2 लोग ऐसे थे जिनको आइसक्रीम भी खरीदनी थी, उन्होंने मुझसे आइसक्रीम ले ली, अब वो मेरे कस्टमर बन गए। 3 दिन बाद जब वो मेरे पास आए तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने तो समोसा कचौरी बेचना स्टार्ट कर दिया। तो ऑडियंस कहेंगे यार ये आदमी बहुत झूठा है, इसके दुकान पे हम आना ही नहीं है। तो ऐसा ही सेम वहां पर है कि आपका जो चैनल है वो आपकी पहचान है, ऑडियंस आप पे ट्रस्ट किया है कि उनको उस तरह का कंटेंट आपसे देखना है। अगर आप फाइनेंस की बात करते हो तो फाइनेंस की बात, जो भी अगर आपको लगता है कि आपके अंदर 2 टैलेंट है, आप फाइनेंस के अलावा कुछ और इंग्लिश भी पढ़ा सकते हैं, तो पहले आप एक चैनल जो आपने फाइनेंस का बनाया उसको अच्छे से स्टेबल कर लीजिए, और फिर इंग्लिश पढ़ाने के लिए आप अदर चैनल बना सकते हैं। लोग क्यों नहीं करते उसमें भी मैं आपको बताता हूँ। साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है कि लोगों को लगता है कि मैंने 0 से अपने फाइनेंस के चैनल को खड़ा करके 1 लाख तक लाया, तो मैं क्या करता हूँ इंग्लिश भी इसी पे पढ़ा देता हूँ, वरना दूसरा भी मुझे 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि पहले वो एक शाखा थी, अब 2 शाखा बन गई है। इस चीज को ना समझ के वो सोचता है 0 से कौन स्टार्ट करेगा।
मेरे हिसाब से अगर आपके अंदर ज्यादा टैलेंट है, आप मल्टीपल टैलेंट रखते हैं, आप अलग अलग चैनल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चैनल को पहले बड़ा बना के स्टेबल करना है, फिर दूसरा चैनल बनाइए। कई बार लोग 4-5 चैनल भी बना लेते हैं और फिर बाद में मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी स्टेबल नहीं हो पाता। और आपको डेली काम करना है तो पूरी मैंने कहा स्ट्रेटजी आपको लगानी पड़ेगी। यूट्यूब पे अगर आना है तो 5 चीजें ध्यान रखनी है, सिर्फ और सिर्फ 5, फिर आपको कोई फेल नहीं कर सकता। पहला, आप जो टॉपिक और अपनी जो टॉपिक चुनेंगे उसका सिलेक्शन आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए कि हाँ यार ये टॉपिक में मैं लाइफ टाइम काम कर सकता हूँ, मेरी एक्सपर्टीज है और इसकी एक ब्रॉड ऑडियंस है। आपकी स्ट्रेटजी बढ़िया होनी चाहिए, बिना स्ट्रेटजी का यूट्यूब पे नहीं टिक पाओगे ज्यादा टाइम तक। दूसरा है कि यूट्यूब की जितनी भी पॉलिसी और जो अपडेट्स हैं वो कोई भी ट्रस्टेड सोर्सेज से आपको पता करते रहने चाहिए। जैसे आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, हम सारी ऑफिशियल चीज बताते हैं, क्योंकि अगर आपको पॉलिसी की नॉलेज नहीं होगी और आपको यूट्यूब कभी भी कोई पेनल्टी लगाएगा फिर आपका मोटिवेशन टूट जाएगा, तो ये जरूरी है। तीसरा, प्रोडक्शन आप काफी हाई क्वालिटी में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत है। ऑडियंस के पास जो अच्छी क्वालिटी में प्रोड्यूस कर रहा है वीडियो वो भी ऑप्शन है, और आपका अगर आपकी लो क्वालिटी वो भी ऑप्शन है, दोनों फ्री है, तो ऑडियंस बढ़िया क्वालिटी वाला देखेगी। तो अभी कंपटीशन, अभी आप वो जमाना गया कि मोबाइल से शुरू कर लो, थोड़ा सा बढ़िया करना पड़ेगा। पिक्चर क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी दोनों बढ़िया करनी है, एडिटिंग वगैरह सब बढ़िया होनी चाहिए। इससे बाद चौथी हम बात करते हैं तो आपका एसईओ भी मायने रखता है। आपका एसईओ बहुत अच्छा होना चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें थंबनेल, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन ये सब आता है। और पांचवा जो मेन है वो है कंसिस्टेंसी। आपको ये काम पूरा एज ए जॉब की तरह डेडिकेटेड होकर करना है। जब आप पांचों ये चीजों को ध्यान में रखेंगे फिर आप यूट्यूब पे सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगी जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो चीज़ें बताई उससे मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारे नौजवानों को फायदा भी होगा। और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप जो कभी कभी जब हम अगले पार्ट में बनाएंगे जो आपसे साहित्यिक बातें भी की जाएगी, आपका जो साहित्य का दूसरा रूप है मैं उसको भी लेके आना चाहूँगा आपको। और बहुत अच्छा लगता है कि एक छोटे शहर से निकल के एक लड़का जो नेशनल ना छोड़ के मल्टीनेशनल हो जाता है या फिर वैश्विक रूप धारण कर लेता है, तो एक बहुत ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठ के कि आपको वहां तक जाते हुए देखना जहाँ हम दूसरों को देखा करते थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और आशा करता हूँ कि आगे भी हम लोग एक साथ मिलके कुछ ना कुछ जरूर समाज के लिए करेंगे। और आप जो कर रहे हैं वो समाज के लिए बहुत बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि जो नए लड़के हैं, नए बच्चे हैं, वो इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आप उनको करियर बनाने के रास्ते दिखा रहे हैं, तो इससे कुछ अच्छा हो नहीं सकता। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत थैंक यू निखिल जी, आपने अपने चैनल पे टाइम दिया मुझे, और मुझे भी काफी अच्छा लगा, और आई होप सो कि आगे भी चर्चाएं हम जारी रखेंगे। तो ये थे हमारे साथ टेक्निकल योगी। इनकी बातों से आप ये मान सकते हैं कि आपके परिश्रम से आप अपने टैलेंट को भी बीट कर सकते हैं। आप अगर टैलेंटेड हैं और आप परिश्रम नहीं कर रहे हैं तो वो टैलेंट आपका किसी काम का नहीं है। आप परिश्रमी हैं तो आप टैलेंटेड लोगों से भी कई ज्यादा कुछ कर सकते हैं, और आप परिश्रमी हैं और टैलेंटेड भी हैं तो आप दोनों चीजों को मिला के बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नमस्कार।